नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल हंस एकेडमी पर। तो इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ लिया था वो हमने जो भारत की सीरीज की जो हमारे जो चल रहे हैं ना, तो भाग 13 पढ़ लिए थे हमने। आज का है भाग 14। तो भाग 14 में हम समझेंगे कि भारत की नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप है। अपवाह मतलब ड्रेनेज पैटर्न, मतलब जो जहाँ से उनका नदियों का ओरिजिनेशन होता है ना, और जहाँ मर्ज हो रही हैं, तो कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होकर किस में मर्ज हो रही हैं, पर एक वो क्या बना रही हैं, जाल बना रही हैं। तो हम समझते हैं भारत की नदियाँ है ना, भारत की नदियाँ भारत के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करती हैं। ठीक है, क्योंकि नदियों से बहुत सारी परियोजनाएँ, बहुत सारी सिंचाई योजनाएँ, बहुत सारे डैम, विद्युत परियोजनाएँ, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो इसलिए भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। तो भारत की नदियों का जो प्रतिरूप है, अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र क्या होता है कि निश्चित जो चैनल होता है, कि वाहिकाएं होती हैं, के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। कि एक कोई नदी आ रही है, उस नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, फिर एक नदी कोई आती है छोटी नदी और उसमें मर्ज हो जाती है। निश्चित मतलब क्या चैनल, मतलब चैनल को क्या कहते हैं? वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तथा इन वाहिकाओं को, वाहिका मतलब होता है चैनल, मतलब जहां से वो एक चैनल बना रही है, इन वाहिकाओं के जाल को, ठीक है, क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब होता है, सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है कि किसी क्षेत्र की जल के प्रवाह की जो प्रणाली है उसी को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, उसी को कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। अब अपवाह जो भारत की अपवाह की, जो भारत का अपवाह है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रवृत्ति क्या है? तो मुख्यतः 4 प्रकार की अपवाह है। एक अपवाह किसे कहते हैं? जो पूर्ववर्ती होता है, ठीक है, पूर्ववर्ती या, ठीक है, या प्रत्यानुवर्ती। क्या होता है कि वे नदियां जो हिमालय के बनने के पहले भारत में बह रही थी, जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो कि हिमालय के बनने से पहले ही थी, कावेरी, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, स्वर्णरेखा है, ये नदियां जो हिमालय के बनने के पहले भारत, मतलब ठीक है, इस भूखंड में थी, उन्हें कहते हैं क्या? पूर्ववर्ती नदियां। दूसरा क्या होता है कि अनुवर्ती नदियां। अब अनुवर्ती क्या होता है कि वे नदियां जो सामान्य ढाल में बहती हैं, सामान्य ढाल का क्या करती हैं? अनुसरण करती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, इसकी नदियां, ठीक है, ये नदियां कौन सी प्रायद्वीपीय? चाहे कावेरी हो, इसके बाद क्या कहते हैं, कावेरी हो, गोदावरी है, चंबल हो, ठीक है, और आपका नर्मदा है, माही है, ये कैसी हैं? अनुवर्ती नदियां, जो कि एक सामान्य क्या किसमें ढाल में बहती है। तीसरा क्या है? परवर्ती नदियां। परवर्ती नदियां क्या होती हैं? परवर्ती होती है नदी के वे नदियां जो किसी बड़ी नदी पे समकोण पर एंगल बनाकर मर्ज होती है। जैसे कि गंगा यमुना में, तो गंगा में, ठीक है, सोन नदी है, अमरकंटक से निकलने को, जब वो पटना में मुहाना बनाती है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको कहते हैं क्या? परवर्ती नदियां। जैसे कि यमुना में चंबल है, बेतवा है, तो यमुना में जब चंबल और बेतवा मुहाना बनाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का इस प्रकार का कोण बनाती है। तो इसे कहते हैं परवर्ती नदियां, समझे ना। इसके बाद चौथा क्या है कि वलयाकार प्रतिरूप। और वलयाकार प्रतिरूप क्या है कि जब कोई नदी किसी मार्ग से बह रही है और चापाकार का मार्ग का निर्माण करती है, तो उसे कहते हैं वलयाकार प्रतिरूप। चापाकार मार्ग से होकर गुजरती है, चाप, जैसे चाप होता है ना, तीर धनुष का चाप, उसी प्रकार का एक आकार बनाती है, उसी मार्ग में बहती है, तो उसको कहते हैं वलयाकार प्रतिरूप। तो ये मुख्यतः 4 प्रतिरूप होते हैं। अब हम समझते हैं कि भारत की जो नदियां हैं कितने प्रकार, कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो भारत की जो नदियां हैं मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक वे नदियां जो कि हिमालय से उद्गम होता है जिनका, तो हिमालय
कहते हैं, और एक वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से, ठीक है, जिनका ओरिजिनेशन होता है। तो हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ, हिमालय नदियों में मुख्यतः 3 नदियाँ आती हैं, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। जबकि प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ होती है, प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ कौन सी होती है, ये वाला क्षेत्र जो त्रिभुजाकार है, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी, अब प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक वे नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सोन, ठीक है, ये सोन रेखा है, महानदी है, ठीक है। तो ये नदियां कौन सी हैं, ठीक है, पश्चिमी प्रवाह या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको पश्चिमी प्रवाह कहते हैं। मतलब कि नदियों का प्रवाह किस तरफ है, पश्चिम की दिशा में, उसको पश्चिमी प्रवाह कहते हैं। जबकि दूसरी जो होती है वो होती है पूर्वी प्रवाह वाली नदी। पूर्वी प्रवाह वाली नदी कैसी, जैसे कि अरब सागर में वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, मुहाना बनाती हैं, उनको कहते हैं हम पश्चिमी प्रवाह, मतलब अरब सागर में, ठीक है। तो जैसे कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, माही है, साबरमती है, लूनी है, घग्गर है, पेरियार है, ये नदियां कहाँ पर, अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ, और जो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं उनको कहते हैं पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ। तो भारतीय नदियों का वर्गीकरण 2 हो गया, ठीक है। एक वे नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, हिमालय नदियाँ जो कि मुख्यतः 3 होती हैं, गंगा, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। वे नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ। एक वे नदियाँ जो अरब सागर में मुहाना बनाती हैं, उन्हें कहते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। तो अच्छा, हिमालय नदियों में प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है? हिमालय नदियाँ हैं, ये कैसा है, ये जब हिमालय का निर्माण हुआ तभी ठीक ये नदियों का ओरिजिनेशन हुआ, तो ये कम प्राचीन है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिक प्राचीन है। यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया हमें कि प्रायद्वीप नदियों और मध्य हिमालय जो नदियों का अंतर। तो एक पहला अंतर ये। दूसरा अंतर क्या है कि हिमालय नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये मानसून पर निर्भर होती हैं। हिमालय नदियाँ हैं जो ये क्या करती हैं कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो जब मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है तो वहाँ पर तमाम स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है, जैसे कि गोखोर है, ठीक है ना। इसके बाद सर्पलाकार जैसे आकार में का निर्माण करती है, क्षिप्रकाएँ हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनका प्रवाह तेज होने के कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये गॉर्ज का निर्माण कर रही है, भ्रंश का निर्माण, जैसे नर्मदा ताप्ती भूभ्रंश का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हिमालय जो नदियां हैं ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त जो मिट्टी है जलोढ़, उसका निर्माण करती है, ठीक है ना। जबकि जो कि कृषि के लिए उपयुक्त होती है, अधिक बहुत अच्छे क्या होती, सिंचाई भी होती है। कि सिंचाई क्यों होती है? क्योंकि सिंचाई का उपयुक्त क्षेत्र है, ये जलोढ़ का क्षेत्र है, किसके लिए, सिंचाई के लिए उपयुक्त है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, सिंचाई होती है परंतु कम मात्रा में होती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र में क्या है, जलोढ़ का क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई कम होती है, उपयुक्त मिट्टी नहीं है उस प्रकार की, ठीक है। तो ये इस प्रकार का अंतर दोनों में होता है, हिमालय नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंधु के नदी। हिमालय नदी में जो सिंधु नदी तंत्र है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का देखो ये है क्या ओरिजिनेशन, इस प्रकार का इसका ये बेसन है। बेसन क्या होता है, द्रोणी, मतलब किस आकार में, किस क्षेत्र में वो बह रही है, ठीक, उसी को कहते हैं द्रोणी। हिमालयी नदियाँ, वे समस्त नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र से निकल रही हैं, वे सब महाखंड का निर्माण करती हैं, सब महाखंड का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, गॉर्ज का निर्माण करती हैं। ये सिंधु है। तो सिंधु तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में अपना क्षेत्र, ठीक है, निर्धारण करती है। ये इसका बेसन है। अगर सिंधु की हम ओरिजिनेशन की बात करें, सिंधु का प्राचीन नाम है इंडस। सिंधु का प्राचीन नाम क्या है, इंडस। तो सिंधु का जो ओरिजिनेशन है, कैलाश पर्वत में बोखरचू हिमनद है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। और जैसे ही ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह नीचे दक्षिण में है क्या, जास्कर, उत्तर में है लद्दाख, 2 पर्वत श्रेणियों की मध्य में बह रही है, ठीक है। इसके बाद फिर ये पीओके के रास्ते से जैसे ही ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो
तो दारदिस्तान प्रदेश का नाम है, दारदिस्तान, जहां पर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस क्षेत्र का नाम है दारदिस्तान। और सीधा फिर पाकिस्तान से रास्ते होते हुए कराची के पास में सिंध प्रांत है, कराची शहर है, वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, अरब सागर में मुहाना बनाती है। जब यह तिब्बत वाले क्षेत्र में आती है तो इसको शेरमुख के नाम से जाना जाता है। किसको? सिंधु को किस नाम से? शेरमुख के नाम से जाना जाता है तिब्बत को। ठीक है, तिब्बत का अगर सिंधु की हम बात करें कि पूरा कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सिंधु का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है पूरा, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ये कहां पर? भारत में क्षेत्रफल है। सिंधु की अगर कुल लेंथ की अगर हम बात करें तो 2,828 किलोमीटर की लेंथ है। कहां से? बोखरछू से लेकर और कराची तक किसकी कुल लेंथ है? 2,880 किलोमीटर। जबकि भारत में ये वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया, ये पूरा क्या लद्दाख हो गया अब वर्तमान में 2019 से। भारत में इसका जो प्रवाह है, जो इसका आकार है, जो इसका क्षेत्र है, ये है 1,114 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, सिंधु देखो बताया ना, सिंधु उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर, दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बह रही है। लद्दाख जो श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, यहां से इसके उत्तर पश्चिम से एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है श्योक नदी, जो कि भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। ये वाली की लद्दाख वाली एरिया, सॉरी, श्योक नदी। अब श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। तो प्रश्न पूछा गया है 2019 यूपीएससी ने कि नुब्रा घाटी कहां पर है, तो लद्दाख के उत्तर पश्चिम में है नुब्रा घाटी, मतलब नुब्रा नदी की घाटी, नुब्रा, जो कि श्योक की सहायक नदी है। एक नदी फिर आ रही है, कौन सी? गिलगित, पीओके के रास्ते से, गिलगित वाले क्षेत्र से, तो सिंधु में सहायक मुहाना बना रही है। काबुल नदी है ये, ठीक है, जो कि सिंध पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से ओरिजिनेशन हो रहा है और पाकिस्तान में मुहाना बना रही है। ये जो नदियां हैं जो रेड कलर में मैंने बनाए रखी हैं, ये सब सिंधु की कौन सी होती? दाया तट की नदियां होंगी। दाया तट किसे कहते हैं? जैसे कि कोई नदी है, कोई नदी, ये वाली नदी ऐसे है, तो ये वाला क्षेत्र होगा दाया होगा इसका, और ये वाला क्षेत्र क्या होगा? इसका बाया तट होगा। तो ये सब नदियां कौन सी हैं? श्योक, नुब्रा, गिलगित और काबुल, ये कौन सी है? दाया तट की नदियां। जबकि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर एक नदी निकल के आ रही जास्कर, जो इसकी बाया तट की नदियां, बाया तट की अक्साई चीन वाले एरिया में ये अपना मुहाना बनाते हैं, अक्साई चीन। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां, जिन्हें हम पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का पंजाब कहते हैं। झेलम है, चिनाब है, सतलज है, ब्यास है, रावी है। ठीक है, तो हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये जो नदी है ना, ये चिनाब है, जो कि सिंधु में मुहाना बना रही है पाकिस्तान में। ये झेलम है, झेलम नदी कहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है? बेरीनाग झील से, पीओके से। ठीक है, पीओके से आ रही है, चिनाब में मुहाना बना रही है। ठीक है, इसके बाद ये रावी है, रावी देखो कहाँ? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ओरिजिनेशन होता है और चिनाब में मुहाना बनाती पाकिस्तान में। जबकि एक नदी आ रही है कहाँ? कौन सी? सतलज। ये आ रही है कहाँ से? सतलज जो आ रही है, ये राजस्थान से आ रही है, कैलाश मानसरोवर झील के में राजस्थान से आ रही है। और पंजाब वाले एरिया में चिनाब में मुहाना बनाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में। एक नदी और है, कौन सी? ब्यास। ब्यास कुंड है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग दर्रा, वो वहां पर है क्या है? ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से ब्यास नदी आ रही है और पंजाब में हर के नामक स्थान पर किसमें? सतलज में अपना मुहाना बना देती है ब्यास नदी। तो झेलम कहां से आ रही है? बेरीनाग झील से, जहां पर बुलर और डल झील थोड़ा। तो जो ब्यास नदी है ना, ब्यास, ये कहां से आ रही है? ब्यास नदी रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड है, वहां से इसका उद्गम होता है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज में मुहाना बनाती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से चिनाब, ब्यास और रावी, ये 3 नदियों का उद्गम होता है, जो ग्लेशियर वाला एरिया। ठीक है, ये सिंधु। तो ये हो गया हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अगला जो तंत्र होगा हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो सिंधु का, सिंधु से जहां जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर और अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।